तो बेंजीन 16 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको लेकर के आए हैं क्लास 10th का प्रमेय 6.2 और ये प्रमेय काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इससे पहले मैंने जो आपको प्रमेय कराई थी वो वाली प्रमेय और ये वाली प्रमेय दोनों ही पूछ लिए जाती हैं एग्जाम में, इसलिए इन दोनों ही प्रमेय पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं। और एक चीज़ और, मैं आज इस प्रमेय को बिल्कुल आसान वे में आपको बताऊंगा, आसान भाषा में, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे कि ये प्रमेय कहना क्या चाहती है। तो यहाँ पर ये है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक, मतलब इस तरह से है, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ABC। ठीक, एक त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, इस प्रकार एक रेखा खींचनी है। ये D हो जाएगी और ये E। ठीक, इस तरह से ये रेखा हमें सिद्ध करनी है। मतलब ये जो रेखा है, क्या ये BC के समांतर है, ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये बात क्या करनी है, हमें सिद्ध करनी है। और ये सिद्ध कब होगी? सिद्ध ये तभी हो सकती है जब हम AE बराबर दिखा दें EC के। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। तो क्या दिया गया है इसमें? इसमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है, जिसमें AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये वाला। ठीक, ये गिवन है और हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है सिद्ध करना है। तो इसमें लिखेंगे सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करेंगे? सिद्ध ये करना है, इसमें क्या लिखा है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये जो लाइन है ना DE, ये BC के क्या है, समांतर होनी चाहिए। तो ये हमें सिद्ध करना है, मतलब DE समांतर BC, ये हमको दिखाना है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। बिना रचना के इस टाइप की जो प्रमेय हैं वो नहीं होती हैं, क्योंकि ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। ज़्यादातर जो प्रमेय होती हैं वो फिक्स होती हैं, मतलब उसमें जो करना है वो करना ही पड़ेगा, हम अलग से कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ रचना है तो ये रचना हमको करनी ही पड़ेगी। ठीक, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे, इसमें कोई अलग से नहीं होता। प्रमेय हमेशा जैसे दी हुई होती हैं उसी प्रकार से हमको भी करनी होती हैं। ठीक, तो रचना हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे कि ये DE डैश BC के समांतर है। इस तरह से इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक, और DE इसको समांतर हम नहीं मानेंगे, ये हमने कल्पना की है। और DE डैश इस लाइन को हम क्या मान लेंगे, समांतर मानेंगे। तो रचना में हम लिखेंगे DE डैश समांतर है किसके, BC के। यहाँ पर हमने DE डैश को BC के समांतर माना है। अब उपपत्ति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपपत्ति।
तो उपपत्ति में शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर डी ई डैश बी सी के समांतर हमने माना है, डी ई डैश बी सी के समांतर माना है। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे, ये लिखेंगे डी ई डैश समांतर है किसके, बी सी के। और जब ये समांतर है, डी ई डैश बी सी के समांतर है, तो इस कंडीशन में थेल्स प्रमेय का प्रयोग होता है। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, जब दो लाइन आपस में समांतर होती हैं तो जिन भुजाओं को वो प्रतिच्छेद करती हैं उन भुजाओं का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हमने थेल्स प्रमेय में जाना था। तो अब हम इसमें क्या लिख देंगे, ये लिखेंगे यहाँ पर कि जब डी ई डैश बी सी के समांतर है तो इनकी जो भुजाएं हैं ये वाली, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ए डी अपॉन डी भी लिखेंगे इसको, और बराबर में क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। और यहां पे लिखेंगे थेल्स से, थेल्स प्रमेय से। और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। तो आगे ये लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका बायां पक्ष दोनों का बराबर है। यहाँ पर बायां पक्ष और ये वाला बायां पक्ष कैसे इक्वल है, जब दोनों इसके बायां पक्ष इक्वल हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 के बायां पक्ष कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसके दायां पक्ष भी तो इक्वल होंगे। क्या होंगे, इसके दायां पक्ष भी तो हम क्या कर देंगे, इक्वल, क्योंकि जब बायां पक्ष इक्वल है तो दायां पक्ष भी इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन ई सी बराबर है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इस तरह से लिखेंगे अब। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मतलब इसको लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। तो ये लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर। तो कितना हो जाएगा, ई सी ऊपर आ जाएगा अपॉन में, और ए ई नीचे आ जाएगा, बराबर ई डैश सी अपॉन ए ई डैश। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में 1 ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ई सी अपॉन ए ई प्लस 1 बराबर में ई डैश सी अपॉन ए ई डैश प्लस 1। इस तरह से दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, इसमें 1 ऐड कर दूंगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ई सी प्लस ए ई अपॉन क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ई डैश सी प्लस ए ई डैश अपॉन में ए ई डैश। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ई सी प्लस ए ई सी प्लस ई ए बराबर क्या है, ए सी। तो इसके स्थान पर लिखेंगे ए सी अपॉन ए ई बराबर। इसी तरह से इसमें देखेंगे ई डैश सी, मतलब ई डैश सी और ई डैश ए, ये दोनों क्या हैं, ये भी हमारे ए सी हैं, अपॉन में ए ई डैश। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसका व्युत्क्रम लिया था तो फिर दोबारा से
क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर लेंगे, मतलब इसको पलट देंगे। ये हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी और बराबर में ए ई डैश अपॉन ए सी, और ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा ए ई बराबर है ए ई डैश के। तो इस तरह से हम ए ई बराबर ई डैश ले आए। इसका मतलब है ए ई बराबर है ए ई डैश के। और ये बराबर क्यों हुआ है, ये बराबर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, और वो कंडीशन ये है जब डी ई डैश डी ई रेखा के समपाती हो। इस कंडीशन में ये बराबर हो सकते हैं, वरना ये किसी भी कीमत पर बराबर नहीं हो सकते। ठीक, जब यहाँ पर ए ई बराबर ए ई डैश आया है, ये दोनों बराबर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि डी ई डैश डी ई के समपाती है। और जब ये समपाती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डी ई किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो ऐसे करके कि यह तभी संभव है जब डी ई डैश समपाती है, डी ई डैश डी ई के समपाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के, एच पी। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों, ये प्रमेय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने इससे पहले भी आपको प्रमेय बताई थी 6.1 और 6.2 मैंने इस वीडियो में कराई है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इस प्रमेय को बार बार देखना है, बार बार कम से कम 2 या 3 बार, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है। अब इसके आगे हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।